It helps to calculate energy of hydrogen and hydrogen-like particle. उनके लिए एनर्जी भी निकाल. D point, it helps to find out या derive लिख सकते हो आप, formula for Rydberg's constant या formula of या Rydberg's formula सीधा लिख लो. It helps to find out Rydberg's formula. That's it. Rydberg's formula इसने निकाला. कैसे? अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, E is equal to minus 2 pi m e raised to power 4 n square h square, राइट. तो ये जो सारी चीज है ये कांस्टेंट मान ली. सॉरी, ये h स्क्वायर को मुझे सर्कल करना चाहिए था, n स्क्वायर को नहीं. वेरी सॉरी. ओके, मतलब इस चीज को इसने कांस्टेंट माना. लाइक दिस. होल्ड ऑन. बस ये जो सारी चीज है इसने कांस्टेंट मान ली. और वी कैन से व्हाट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट n बाय स्क्वायर. इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे, रिडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा. रिडबर्ग फार्मूला क्या था? En इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज r 1 बाय En. और एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के. एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? h म्यू या hc बाय लैम्डा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो एनर्जी की जगह डायरेक्टली इसने व्हाट ही हैज रिटन हियर, एनर्जी ना लिखकर 1 बाय लैम्डा यू कैन राइट हियर. So 1 by lambda is equal to what? That is Rydberg constant 1 by n1 का square minus 1 by n2 का square. इस तरह से मतलब he derived this formula like Rydberg formula. एनर्जी जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के. और इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है? डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ व्हाट? n स्क्वायर. सो इससे यही चीज तो है, n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रखा है हमने, राइट. ये भी n1 या n2, नो इश्यूज. और लैम्डा 1 by lambda is equal to this. So this is Rydberg formula. This is how it helps to find out what? Rydberg's formula. कैसे आया वो करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इस आपको ये याद रहना चाहिए Rydberg formula भी निकालने में हेल्पफुल है. This is all about what? Usefulness. Now is limitation of Bohr model of it. Various limitations are there. Number one, though it is successful in explaining many of the things, but still it has what? Limitation. Number one is इसने stability of atom को explain किया, right? But it is unable to explain what? It is unable to explain line spectra for multi-electron species. Line spectra multi-electron species का एक का तो explain किया, लेकिन ज़्यादा का नहीं कर पाया. Line spectra for multi-electron species. ऊपर लिख लेना unable to explain. Number one, yes, right? Number second is it is unable to explain splitting of line. Splitting of line मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, जैसे हमने फोटोग्राफिक प्लेट पर देखा कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ लाइंस आर ऑब्जर्व्ड, राइट. बहुत सारी लाइनें आई, लेकिन अगर यही चीज उसी सेम उसको एक्सपेरिमेंट को अगर हम परफॉर्म करें लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में करें, तो यही लाइनें और भी ज्यादा लाइनें इसमें आ गई. मतलब लाइनें स्प्लिट अप हो गई, बहुत इनसे ज्यादा लाइनें, मेनी लाइन्स. तो व्हाई द लाइन विल स्प्लिट अप? तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन. और इस इफेक्ट को स्प्लिटिंग ऑफ लाइन
splitting of line in presence of electric field is called as स्टार्क इफेक्ट. इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? स्टार्क इफेक्ट. और यही जो चीज है, अगर यही चीज सेम अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कहें तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसी ही ऑब्जर्वेशन इसको मिली. इसको नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो लाइंस जो है वो ज्यादा हो गई. Why the line will split up? This is called as Zeeman effect. सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उसने क्या अप्लाई कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड. मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइन in presence of magnetic field is called as, this magnetic field की presence में splitting हो, this is called as Zeeman effect. Ma'am, these both experiments are going on in the presence of hydrogen. Yes, मतलब क्योंकि उसका तो सारा ही काम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए होता है. मल्टी का तो ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया. लेकिन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल कोई भी हो तो उनमें उनके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन है. पहली लाइन तो ये कि लाइनें इतनी आई क्यों, और ऊपर से यही लाइनें और लाइनों में बदल गई, ज्यादा हो गई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या मैग्नेटिक लगाते हैं. तो इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई दे विल स्प्लिट अप, व्हाई द लाइंस आर स्प्लिटिंग अप. It is unable to explain. Right? You got this thing? This is only for what? Yes, ma'am. Electron species, not for the others. Multi का कोई explain कुछ भी नहीं कर पाया उसके बारे में. Next is third point. It is unable to explain 3D model of atom. इसने फ्लैट मॉडल को तो एक्सप्लेन कर दिया. फ्लैट मतलब सर्कुलर है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दैट इज फ्लैट मॉडल. ओके. और 3D मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन व्हाट 3D मॉडल ऑफ एटम. नेक्स्ट थिंग, फोर्थ पॉइंट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. आगे आपको पढ़ने को मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन एक कंसेप्ट आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे ये लीनियर है, ये ट्राइगोनल है, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है. तो इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन व्हाट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स की शेप डिफरेंट क्यों है, तो इट इज अनएबल टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट. राइट. नेक्स्ट थिंग इज, आगे एक ड्यूअल करैक्टर है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. डी ब्रॉगली कंसेप्ट कहें आप, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहें, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. देयर आर मेनी लिमिटेशन. This is all about, I think you go through all the other points also, but this is sufficient. बेटा साथ साथ याद करो. We have covered too much of the syllabus, right? इनको याद करें आप. याद नहीं करेंगे, it will be difficult for you. Now, next topic is why the electronic energy is negative. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव होती है. कैसे होती है? हमने एक फॉर्मूला अभी फिर लिखा था. En is equal to what? Minus 2 pi square m e raised to power 4 n square h square. We know this formula. Main thing is ये जो नेगेटिव साइन है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. फॉर्मूले को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड. वी आर सेइंग व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव. इस कंसेप्ट को समझना.
बहुत आसान सा कंसेप्ट है. Let this is a nucleus, right? And the electron is very far away. बहुत दूरी पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर. जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, देयर विल बी नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. कोई फोर्सेस नहीं होंगे. अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, ये न्यूक्लियस हमने लिया था और ये हमने बहुत दूरी पर क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन, जो क्योंकि ये बहुत दूर है, एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर विल बी नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. अगर फोर्सेस नहीं है, इसका मतलब इनकी बीच में जो एनर्जी है वो जीरो. अब सिचुएशन क्या करते हैं कि ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन, पास में ले आए, और जैसे ही पास में लाते हो forces of attraction तो develop होंगी. As the electron is what? Brought near. Brought near to nucleus, then what will happen? Forces of attraction start develop. और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर हो गई तो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ एनर्जी ये रिलीज करेगा. To overcome this force of attraction, it releases certain amount of energy. और अगर इसने एनर्जी को एमिट किया, रिलीज किया, ध्यान दे रिलीज किया, पहले एनर्जी क्या थी, सी दिस थिंग, पहले एनर्जी थी जीरो. पहले एनर्जी थी जीरो जब बहुत दूरी पे था. अब एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब कुछ एनर्जी निकल रही है, और जीरो में से निकलेगी तो एनर्जी घटेगी, और दैट बिकम व्हाट, नेगेटिव. As it release certain amount of energy, therefore we can say energy become what? Energy become negative. क्योंकि पहले एनर्जी क्या थी, जीरो थी, और जैसे ही एनर्जी कुछ घटी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. So that's why always the electronic energy is negative. I hope that all you got this thing. If you have question, you can ask. अगर आपको किसी को नहीं समझ में आया, then you can ask. Next topic is simultaneous appearance of number of light. मैम ये एनर्जी कैसे नेगेटिव हुई? बेटा तेरे पास रुपए ही ना हो, मान ले, ठीक है, पॉकेट दोनों खाली हैं, एक भी रुपया नहीं है, पर किसी ने मांग लिए तो ने उधार दे दिए, है तो नेगेटिव में ही. यस मैम. बात यस समझ में मैम. आई, उधार दे दिए लेके, तो मतलब जीरो एनर्जी थी उनके बीच में, क्योंकि कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पास आने लगा तो इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगेगी, डेवलप होने लगेगी. अगर ये एनर्जी ना रिलीज करे इस एनर्जी, क्योंकि ये जो है ये तो फटाक से इसको क्या करेगा, इसके अंदर गिर जाएगा. ये तो कुछ एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी, ताकि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो पाए, राइट. कुछ भी घटा, अगर जीरो में से भी घटा तो एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव. क्लियर है? इतना सा कंसेप्ट जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया उसको ध्यान से देखो. ओके जब ये मैम. दूर था तो एनर्जी क्या थी, जीरो.
जैसे ही पास आने लगा तो एनर्जी उसको क्या करनी पड़ी, रिलीज करनी पड़ी, और रिलीज करी तो जीरो में से भी कुछ भी घटाओगे तो एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव। नाउ यू गॉट दिस? यस मैम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ नंबर ऑफ लाइट्स। मैंने पहले ही कहा था जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे, लाइमन सीरीज और ये पढ़ी हमने, तब मैंने कहा था इसका रीजन हम बाद में करेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइनें आई क्यों, राइट? बोहर मॉडल ने इसको तो एक्सप्लेन किया था, पर फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेशीज। Now see, let these are what? Shells. Second shell. This is third. This is fourth. This is fifth. This is sixth. And this is seventh. थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं so that we can show each and everything on this one. तो ध्यान से स्टोरी सुने जी। स्टोरी जिसको समझ में आ गई तो बहुत आसान खेल है, राइट? इलेक्ट्रॉन एक है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक है, एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब करके इट मूव टू व्हाट, एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकता है, वो तो एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि कहाँ गया है। अब इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दिस इज व्हाट वी हैव टेकन हियर, दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n2, दिस इज n3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6 और दिस इज 7, राइट? अगर थोड़ी एनर्जी की तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, सेकेंड शेल में। अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की तो हो सकता है थर्ड में हो सकता हो फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स्थ में हो। That depends upon what amount of energy. Means by absorbing energy, it move to excited state. Means it move to what? Upper shell. Upper shell में चला, ऊपर वाले शेल्स में चला। अब अपर शेल में इनकी जो लाइफ पीरियड है वो होता है शॉर्ट, वहां ये रुक नहीं सकते हैं, वापस आएंगे। अब वापस आएंगे तो ये एनर्जी एमिट करेंगे, मतलब अपर शेल से व्हेन दे रिटर्न बैक दे एमिट एनर्जी। एनर्जी को क्या करेंगे, एमिट। और जो एनर्जी एमिट करेंगे वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगी वो कहाँ वापस आया। मानो इलेक्ट्रॉन 7th शेल में था, ध्यान से सुनना बेटा, मानो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर 7th में गया हुआ था। अब वो 7th से 1 में आ सकता है, राइट? 7th से वो सेकंड में भी आ सकता है, और 7th से ही वो 2 में आ गया, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, और 5th में भी आ सकता है। 6th में इसलिए नहीं क्योंकि वो फिर विजिबल रीजन में लाइट, इस रेंज में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज में लाइट नहीं करता। सो नाउ सी दिस थिंग, यहाँ पर अगर ये 7th से वापस आया तो 5 लाइनें आ गई। 6th में गया हो तो फर्दर फिर आएंगी, 5th में गया हो तो फिर देखो, अगर 6th में गया हो वापस आ रहा है फर्स्ट में, तो ये लाइमन सीरीज की लाइन आ गई। 6 से ही ये सेकंड में भी आ सकता है, 6 से ही ये थर्ड में भी आ सकता है, 6 से ये 4th में भी आ सकता है, और 6 शेल से ये यहां भी आ सकता है, राइट? 6 की पॉसिबिलिटी ये है। अगर ये 5th में गया है तो 5th से ये फर्स्ट में आएगा, ये 5th से
सेकंड में भी आ सकता है, फिफ्थ से ये यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। सॉरी, ये दिस इज सिक्स, मैंने गलती से फिफ्थ की जगह सिक्स हो गया इसमें, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हम गेस कर रहे थे कि फिफ्थ से कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, तो फिफ्थ से फिफ्थ में कोई सिस्टम बनता नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अगर ये फिफ्थ में नहीं गया हुआ इलेक्ट्रॉन, मानो इट इज देयर इन फोर्थ, तो फोर्थ से वन में भी आ सकता है, फोर्थ से ये टू में आ गया, फोर्थ से ये, फिर वही मिस्टेक हो गई, फिफ्थ में मैं लाइन लगा दी। ध्यान से डायग्राम ड्रॉ करें, राइट, फोर्थ से ये थ्री में, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ की बजाय अगर ये थर्ड में गया है इलेक्ट्रॉन, तो वापस आएगा तो यहाँ पर, फिर वापस आएगा तो ये यहाँ पर, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही यहाँ, तो जो भी वन में आएगा तो कौन सी सीरीज आ जाएगी, लाइमन सीरीज। We have done this। और अगर टू में वापस आता है, कौन सी सीरीज बेटा, बाउंड सीरीज। और अगर ये वापस थ्री में आता है, देन फास्ट सीरीज। और ये फोर में आता है, एंड इज फोर, देन इट इज ब्रैकेट। और अगर ये फिफ्थ में आता है, देन P fund। फंड या फंड सीरीज। P is silent, that's it। Now I hope that you understand कि एक इलेक्ट्रॉन ने धूम मचा रखी है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया और जाकर वापस आकर रुका, दैट मैटर्स। देखो जहां गया उसको तो हम कहेंगे दैट इज व्हाट एक्साइटेड स्टेट, जहां गया उसकी एनर्जी E2 थी, मतलब एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। वापस कहाँ आया, दैट इज एनर्जी ऑफ व्हाट, लोअर शेप। ग्राउंड तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड तो फर्स्ट ही, टू में आके रुक गया, थ्री में आके रुक गया, फोर में आके रुक गया, तो एनर्जी ऑफ व्हाट, दैट इज लोअर स्टेट। और एनर्जी डिफरेंस आया, दैट इज व्हाट, E2 माइनस E1। जो ये एनर्जी डिफरेंस है, यहां से यहां तक का कहो, यहां से यहां तक का, हर का देखो अलग है, हर का अलग है। एज डेल्टा E is different for different possibilities। वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा, और डेल्टा E डिफरेंट है, इसका मतलब एज यू नो डेल्टा E इज इक्वल टू व्हाट, या E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो इसका मतलब डेल्टा E अलग है तो लैम्डा भी अलग है। एज डेल्टा E is inversely proportional to lambda, so wavelength of different radiation changes. Hence, number of lines are formed in hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइन्स आर ऑब्जर्व। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, ये सारा का सारा इस पर मैटर करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया, मतलब ये क्या है, दिस इज E2, कहीं पर भी गया एक्साइटेड स्टेट, वापस आया, दैट इज E1। ये एनर्जी डिफरेंस अलग है, इसलिए वेवलेंथ अलग है, और वेवलेंथ अलग है तो डिफरेंट लाइन्स आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। I hope that you got this. Next is
आपने सुना होगा, आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग, दैट विल बी इन बीएससी क्लासेस ओनली। इससे बोहर मॉडल के आगे जो है क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाती है, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट एटम। वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो किस पर बेस है, वो टॉपिक आपके सिलेबस में, राइट? या आप हेडिंग दे सकते हो, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी की डेवलपमेंट करने में दो कंसेप्ट का बड़ा हेल्प। मैम एक बार यस बेटा, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करना। यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? हिमांशु, स्क्रीन को थोड़ा नीचे करना। ओके, नाउ सी क्वांटम थ्योरी बोहर मॉडल से नेक्स्ट जो कंसेप्ट आया टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी दैट इज बेस्ड अपॉन टू कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट इज that is de Broglie concept of dual matter. Of dual character. And second is that is Heisenberg's uncertainty concept. These two concepts, they help in development of what? Quantum theory, to explain the structure of atom. Now next is, first we are going to pick this de Broglie concept. ये डी स्मॉल रखना है, अपनी मर्जी से छोटा अब बड़ा नहीं कर देना। de Broglie concept of dual character. Anyone, dual character तो हम कर चुके हैं। dual means what? दो तरह का नेचर, right? Means matter possesses two type of nature. One is wave, another is particle like पार्टिकल। और वेव दो तरह का नेचर मैटर पोजेस करता है, राइट? फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वी आर टॉकिंग, आगे हम करेंगे भी। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट फॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मींस मैटर पोजेस two type of character, one is wave, another is particle, and this is called as dual nature. This is called as dual nature. इसकी डेरिवेशन करेंगे, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला। डी ब्रॉगली ने जो डेरिवेशन कैसे दी, बहुत आसान सा है। इसने कहा कि मैटर के पास या जो भी सब्सटेंस है या जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, आप लिख भी सकते हो, इट इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके पास वेव कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल। अगर वेव है, इफ मैटर हैज या इफ पार्टिकल हैज wave nature, then energy is given by hc by lambda। अभी अभी आपने किया है। अगर वेव नेचर है तो वेव लेंथ से एसोसिएटेड पाथ होनी चाहिए। Now next is, if particle possess इफ पार्टिकल या स्पीशीज लिख सकते हो, दो बारी पार्टिकल पार्टिकल ना लिख। इफ सब्सटेंस लिख सकते हो, दैट्स अप टू यू। इफ सब्सटेंस पोजेस पार्टिकल नेचर, राइट? पार्टिकल नेचर है तो एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो आपका ये आ गया, एक फॉर्मूला आपका एनर्जी का ये आ गया। अगर वेव नेचर है तो E इज इक्वल टू fc बाय लैम्डा, और अगर पार्टिकल नेचर है तो E is equal to mc square. As we are talking about the same substance, so equation 1 is equal to equation 2.
means hc by lambda is equal to what? mc square. c से c काट दो, बच गया क्या? रीअरेंज करो. lambda is equal to lambda को इधर ले जाओ, mc को नीचे ले आओ. lambda is equal to what? h upon mc. This is de Broglie equation. ये c क्या है? velocity of light. Either you write this or you can write like this. lambda is equal to h upon mv. It is applicable for all velocity. OC is velocity of light. या आप लिख सकते हो lambda is equal to h upon p. mv is momentum. Mass into velocity is momentum. तो ये सारी क्या हैं? These are what? de Broglie equation. The above equation is de Broglie equation. ये de Broglie equation है, right? Now next thing is, बहुत इस पर बेस न्यूमेरिकल है. Frankly speaking बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेस है. Put the values and find out the things. टोटल चीजें क्या है? m है, v है, lambda है. तीन है, तीन में से दो चीजें आपको गिवन होंगी and third one is asked. But you should know the formula, then you can apply it. Now next is significance. इसी का significance. Significance of de Broglie concept. अगेन वेरी इजी. दो चीजें कंसिडर करेंगे बेटा. एक कंसिडर कर लो कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, एक बारी कंसिडर कर लो माइक्रोस्कोपिक. कंसिडर करते हैं, लेट इट बी स्टार्टिंग में ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर है, लेट इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर कर लेते हैं, उसका डाटा हमें सब पता है. इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं और यू नो द फॉर्मूला, lambda इज इक्वल टू, अभी भी लिखा, h अपॉन mv, राइट? लेट द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद व्हाट? 60 मीटर स्पीड, मीटर पर सेकेंड. जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी. जो वेलोसिटी है इसकी, आई विल रेज इट एंड राइट लाइक दिस. वेलोसिटी इसकी जो है दैट इज दिस फॉर इलेक्ट्रॉन. सपोज किया है हमने, वी हैव सपोज इट, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद दिस स्पीड, राइट? यू नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास इज इक्वल टू व्हाट? एनीवन स्पीक आउट बेटा, कोई भी बताए. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. आशीष. 9.1 into 10 की पावर minus 31 kg. Very good. 9.1 into 10 की पावर minus 31 kg. 31 kilogram. Very good. Put the values in this formula. H आपको पता है 6.62 होता है, 10 की पावर minus anyone minus 34. और 34. बेटा ये याद होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे ना ये माइनस की पावर ही भूल जाते हैं कि ये पावर कितनी है. तो ये एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, अपने घर से नहीं चलाना है. वेलोसिटी इज 60. नाउ फाइंड इट आउट. देखो ये नियरली हम इसको 10 मानते हैं, क्योंकि इजी कैलकुलेशन करने के लिए बोल रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं निकालना है. 10 मान लेते हैं और ये सीधा आप ये 10 से काट रहे हैं, राइट? ये 10 है, ये 10 है, कितना रह गया यहाँ पर? 10 की पावर minus 29, राइट? नीचे की तरफ बोल रही हूँ मैं. ये 10 मान लिया, ये 10 मान लिया. 10 की पावर minus 34 डिवाइडेड बाय 10 की पावर minus 29. ऊपर लेकर जाते हो तो 10 की पावर माइनस कितना रह गया? 5. इतने मीटर वेवलेंथ. कैन वी मेजर इस? ये वैल्यू अगर मैं यूं लिखूं, 10 की पावर -2 मिलीमीटर, या मैं इसको ये लिखूं 0.001 मिलीमीटर.
वन एंड सेम थिंग। मतलब कहने का मतलब वी कैन मेजर इट, इसको हम मेजर कर सकते हैं, चाहे यहाँ भी लिख सकते थे आप, नो इश्यूज। अब हम कंसिडर करते हैं, लेट वी आर कंसिडरिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल कंसिडर करते हैं, वी आर कंसिडरिंग अ बॉल। बॉल ही कंसिडर करते हैं। एक फास्ट बॉलर है, लेट इट इज मूविंग विद द सेम स्पीड जो ऊपर मानी हमने 60 मीटर पर सेकेंड, एंड बॉल मैक्सिमम कितनी होगी, कितने किलोग्राम्स की होगी? अरे 100 ग्राम की, जो मानना चाहो मान सकते हो। मैक्सिमम कितने, 100 ग्राम की, 200 ग्राम की, 300 ग्राम की, आपकी मर्जी है। एंड मास हमने सपोज कर लिया, लेट इट इज 100 ग्राम, और यू कैन से इट इज व्हाट, 0.1 किलोग्राम। पुट द वैल्यूज नाउ। ये हमने सपोज किया है, let the ball is of 100 gram and it is moving with a speed 60 meter per second. Suppose this thing, right? And if we put in the formula, lambda is equal to what, h upon mv, we know this formula, h is 6.62 into 10 की पावर minus 34 होता है। मास हमने 0.1 कंसिडर किया है, वेलोसिटी 60। आप देखें 0.1 into 60 is 6, और ये काट दोगे तो ये सारा कट गया, and it comes out to be 10 की पावर minus 34 meter. See, this is so small. This value is so small that we cannot measure. We cannot measure this small value. अगर इसको हम measure कर ही नहीं सकते हैं, means it has no significance. अगर हम मेजर कर सकते हैं, मीन्स इट हैज सिग्निफिकेंस। और किसका वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कंक्लूजन इज, डी ब्रॉगली कंसेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इन अदर वर्ड्स यू कैन से de Broglie equation has no significance in daily life. डेली लाइफ में डी ब्रॉगली कंसेप्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? डेली लाइफ हमने क्यों कहा? डेली लाइफ में यू कम इन कांटेक्ट विद व्हाट, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, not with microscopic, right? आप बॉल से खेलते हो, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से थोड़े ना खेलते हो। so means daily life is applicable only for what, डेली लाइफ के लिए डी ब्रॉगली कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। this is all about. Next thing is, I think we have taken 10 minutes more because I have joined you late. 12th का लंबा टॉपिक चल जाता है तो आपकी क्लास मुझे एक्सटेंड करनी पड़ती है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को अगर हम 10 मिनट एक्सटेंड कर लेते हैं तो? नो मैम। और आपके भाई को, बहन को, किसी को और को प्रॉब्लम ना हो, अगर है तो यू कैन स्पीक अप। नो, ऐसे हम स्ट्रेच कर लेंगे फिर, इसका मतलब। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही बेटा। बाय फॉर नाउ। Bye, ma'am. Bye, ma'am.